तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो ने एडवाइजर की कॉइलिंग सोर्ड स्टाइल का यूज करते हुए डाओविस सन लिन शुआन को हरा दिया। साथ ही वो ड्रैगन किलिन की सलाइवा को हासिल करने के लिए मास्टर बाशान के ग्रीन ऑक्स को भी किडनैप करता है, मगर किन्मो की चोरी पकड़ी गई। वहीं पर पैट्रियार्क सभी रेबल्स का सर कुचलना चाहते थे और ये तभी पॉसिबल होगा जब इंपीरियल अकेडमी के पास ढेर सारे जीनियस होंगे। इसीलिए उन्होंने इंपीरियल वाइजर का स्पेशल टाइटल बनाया, जो कि किसी टैलेंटेड बंदे को देकर उसे एक मास्टर के हवाले किया जाएगा। तो ये टाइटल दिया गया किन्मो को और उसके मास्टर बने बाशान। पहले तो मास्टर बाशान किन्मो को जरा भी पसंद नहीं करते थे, मगर किन्मो के एबिलिटीज को देखते ही वो समझ गए कि इन दोनों का मास्टर तो एक ही है, इसलिए किन्मो सीधे उनका छोटा भाई बन गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर बाशान को देख पाते हैं, जो कि किन्मो को बता रहे थे कि टियानलू टावर में जाकर अपना टोकन शो करो, वहाँ से तुम्हें मिस्टिकल पावर वाले सारे स्क्रॉल हासिल करने हैं। अब मैं तुम्हें मिस्टिकल पावर्स के बारे में नॉलेज दूंगा, साथ ही हमें ट्रेनिंग के लिए फ्रंटियर पर जाना पड़ेगा, जो कि यांग कांग की सीमा रेखा है। वहीं पर शेन भी उनके साथ जाना चाहता था, मगर मास्टर बाशान ने उसके लिए मना कर दिया। वो कह रहे थे कि इस बार मैं स्कॉलर रेसिडेंट के डिसाइपल को ही ले जाने वाला हूँ, वरना एम्परर को ये लगेगा कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा फेवर करता हूँ। अब तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर खुद ही फोकस करना पड़ेगा। तो शेन ने भी उनकी बात मान ली। साथ ही किन्मो से कह रहा था कि जब तक मैं मुकाबले में तुम्हारे सामने हार नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें अंकल मास्टर नहीं बुलाऊंगा। जिसके बाद शेन गुस्से में वहाँ से चला गया। इधर मास्टर बाशान किन्मो को बता रहे थे कि ये ट्रिप सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें एक इम्पोर्टेंट काम को अंजाम देना है। जिस पर किन्मो कहने लगे, सीनियर मैं समझ गया, आप ग्रैंडपा बूचर की लोअर बॉडी को रिकवर करना चाहते हो। इधर हूलिंग और ग्रीन ऑक्स वाइन के नशे में धुत होकर एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। एक दिन पहले ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, मगर ये होता है शराब का असली पावर, ये दुश्मनों को भी दोस्त बना देती है। यहाँ पर हूलिंग उसके हाथ पर सोते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुम्हें बैल क्यों कहा जाता, तुम्हारे पास तो ड्रैगन ब्लड है। सच बताओ तो मुझे तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा पसंद आई। इधर ग्रैंडपा ब्लाइंड एक पेड़ पर बैठकर इस सारी नौटंकी देख रहे थे। वो कहने लगे कि हूलिंग तो सेम टू सेम किन्मो जैसी है। उसने मीठी मीठी बातें करके इस ग्रीन ऑक्स का दिल जीत लिया। वहीं पर ग्रैंडपा बुचर उनसे पूछ रहे थे कि बताओ तुम कैपिटल में कब तक रुकने वाले हो, तुम्हें तो अपनी आंखें ढूंढनी थी ना, पता नहीं ये अपनी आंखें छोड़कर यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहा। जिस पर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगे कि तुम्हें भी तो अपनी लोअर बॉडी ढूंढनी थी ना, तो जाओ जाकर अपना काम करो, वरना तुम्हारा वो बातूना डिसाइपल बाशान तुम्हें देख लेगा। भाई अगर उसके चुंगल में फंस गए ना, फिर तो अपनी बातें सुना सुना कर ही हमें मार देगा। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए, ये ग्रैंडपा बुचर को समझ नहीं आ रहा था। तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड उनसे कहने लगे कि तुम आखिर ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें हमारी किन्मो के बगैर नहीं रह जाता। जिस पर ग्रैंडपा बुचर कहने लगे कि कभी ना कभी हमें अपने घर को छोड़कर जाना ही पड़ता। जैसे किन्मो ने डाचू को छोड़ा, वैसे ही हमने भी कभी अपना शहर छोड़ा था। इधर किन्मो टियानलू टावर से यूयुआन सेक्ट, होंगशान सेक्ट, 9 नेदर सेक्ट, इन सभी के मैनुअल्स कलेक्ट कर लेता है, जो कि उसके मिस्टिकल पावर्स को इंक्रीज करने में मदद कर सकते थे। इधर मास्टर बाशान प्रिंस यूशु से मिलने पहुंच गए। वो सेकंड प्रिंस को बताते हैं कि मैं इस जर्नी पर किसी कल्टीवेटर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, कोई ऐसा शख्स जो अभी तक लियू हैंग रेल्म पर नहीं पहुँचा। ऐसे लोग अपनी फाउंडेशन को जल्दी से सॉलिड नहीं बना सकते, तो उनके पोटेंशियल को समझकर उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। यहाँ पर यूशु दिल ही दिल में सोचने लगा कि मास्टर बाशान हमारे अकेडमी में ग्रैंड चांसलर के बाद सेकंड रैंकिंग को होल्ड करते हैं। सो गाइस, ग्रैंड चांसलर यानी कि यहाँ पर हमारे पैट्रियार्क का जिक्र हो रहा, इन्हें एंसेस्टर शाओ के नाम से भी जाना जाता था। तो यूशु को इतना तो पता ही है कि जो भी रॉयल रेसिडेंस से इनके साथ ट्रेनिंग के लिए जाएगा, वो बंदा टाइम के साथ काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो यूशु ने उन्हें 7 प्रिंसेस यूजी को रेकमेंड किया। वो कह रहा था कि यूजी के पास ग्रेट टैलेंट है, मगर उसमें कुछ ज्यादा ही बचपना भरा पड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लेकर आए, और हाँ, उसका गुस्सा भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। वेल, यूशु ये काम एक ऐसे बंदे को दे रहा था जिसका खुद के ना तो गुस्से पर काबू है और ना ही जुबान पर। अब अगली सुबह ग्रीन ऑक्स एक गुलाब का फूल लेकर ड्रैगन किलिन को प्रपोज करने पहुंच गया। वो कह रहा था, मेरी जाने मन, मुझे पता चला कि तुम मुझसे मोहब्बत करती है, तो देख मैं तेरी खातिर कितने सारे पहाड़ लांग कर यहाँ आया हूँ, चलो ना किसी अच्छी जगह जाकर गुटरगू करेंगे। जो सुनकर किन्मो उससे कहने लगा कि पता नहीं तुम्हें ये लड़की कहाँ से नजर आ रही। उतने में हूलिंग ग्रीन ऑक्स के कान में धीरे से बताने लगी कि मैंने अभी अभी चेक किया, ड्रैगन किलिन तो क्लियरली एक पावरफुल मर्द है। जो सुनते साथ ही ऑक्स को अब अपनी इज्जत पर खतरा महसूस होने लगा। इधर ड्रैगन
ड्रैगन किलिन भी जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी मर्दानगी का प्रूफ दे रहा था कि तभी किन्मो ने अपने हार्ट लॉस टिंसेंस का यूज करके उसे बेहोश कर दिया। तो इस तरह से फाइनली किन्मो ने ड्रैगन किलिन की पावरफुल सलाइवा को हासिल कर लिया था, जो कि किसी भी गहरे जख्म को आसानी से हील कर सकती है। वहीं पर किन्मो ने देखा कि ग्रीनॉक्स का दिल तो पूरी तरह से टूट चुका है। वो तो ड्रैगन किलिन को डेट पर ले जाने के ख्वाब देख कर आया था, मगर ये बंदा तो मर्द निकला। तो किन्मो उसे समझाने लगा कि मेरे भाई तुझे इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ड्रैगन किलिन के दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वहीं पर हुलिंग भी उसे समझाने लगी कि अच्छा हुआ ये तेरे से प्यार नहीं करता, अगर इसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स जाग जाए तो बेवजह ही लेने के देने पड़ जाएंगे। जो सुनते साथ ही ग्रीनॉक्स डर के मारे वहाँ से भाग निकला। आदमी हो आदमी से प्यार करता हो, इस वाली सिचुएशन में वो फंसना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ यूजी भी काफी ज्यादा खुश थी कि यूशी ने उसे मास्टर बाशान के साथ ट्रेनिंग पर भेजने का डिसीजन लिया। यूशी उससे कहता है कि तुम मेरी छोटी सिस्टर हो, तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारी इम्प्रूवमेंट के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करूंगा। मगर यूशु का असली मकसद तो यूजी को किन्मो से दूर रखना था। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि इन दोनों की दोस्ती बढ़ जाए। अब ये लोग मेन गेट पर काफी देर से किसी का इंतजार कर रहे थे। मास्टर बाशान कहने लगे कि एक और बंदा हमारे साथ जाने वाला है, ये देखो वो आ चुका। ये लोग तो किन्मो को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए और किन्मो का भी वही हाल था। वो यूजी से पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग पर आने वाली हो, जिस पर वो गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी क्यों, क्या तुम्हें मेरे साथ आने से कोई दिक्कत है? जिस पर वो कह रहा था कि दिक्कत मुझे तो नहीं, मगर तुम्हारे भाई को जरूर है। पता नहीं ये बंदा हर बार मुझे गुस्से में क्यों घूरता रहता, जरा इस पर ध्यान रखो वरना पता चले इसने मेरी सुपारी दे दी। वहीं पर यूशु को गुस्सा तो आ ही रहा था, मगर उसके साथ साथ टेंशन भी। उसे ऑलरेडी किन्मो के अंदर अपना होने वाला जीजा नजर आता है और इसी वजह से तो यूजी को किन्मो से दूर रखने की फिराक में था, मगर उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया। इसलिए तुरंत ही मास्टर बाशान से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चले, मगर यूजी पीछे से इशारों में उन्हें बता रही थी कि इसको तो बिल्कुल भी साथ मत आने देना। तो बाशान ने भी उसकी बात मानते हुए प्रिंस को साथ ले जाने से मना कर दिया और अब ये लोग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में मास्टर बाशान इन दोनों को बता रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत ही खतरनाक जगह पर ले जाने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें जल्दी से खुद को इम्प्रूव करना होगा, वरना तो तुम इस मिशन पर मारे जाओगे। प्रिंसेस यूजी ने जो अज़ूर स्काई थंडर समनिंग टेक्निक सिलेक्ट की है वो मुझे भी अच्छी लगी, क्योंकि डाविस सेक्ट भी थंडर आर्ट को यूज करते हैं। साथ ही मैंने तुम्हारी 9 ड्रैगन्स इंपीरियल आर्ट भी चेक की, जो कि मुझे काफी ज्यादा फियर्स और डोमिनेटिंग लगी। तो अगर हम इन दोनों मूव्स को कंबाइन करें तो ये मूव और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। वहीं पर वो किन्मो से कहने लगे कि तुमने सबसे हटके मूव को चूज किया है, जिसमें थी सन पर्जिंग सोर्ड टेक्निक और सोर्ड समनिंग टैलिस्मान कमांड। तो अब इस खूबसूरत से सफर पर ये लोग अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करेंगे। इन्हें जब भी मौका मिले ये तब अपनी मूव्स की प्रैक्टिस करते थे। वहीं पर मास्टर बाशान उन्हें सारी जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने लगे। वहीं पर किन्मो भी उन्हें तगड़ी टक्कर दे रहा था। यहाँ पर मास्टर बाशान ट्रेनिंग के दरमियान अपने मास्टर का एग्जाम्पल दिया करते थे कि कैसे उनकी ब्लेड से रिलीज हुई एक ही स्ट्राइक मैजिकल और मिस्टिकल पावर को आसानी से पियर्स कर सकती थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद भी कभी इस मूव को सीख नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने अपनी एक बैटल स्टाइल क्रिएट की। वो किन्मो से कहते हैं कि आज के बाद तुम हर रोज यूजी के साथ प्रैक्टिस करोगे। तो इन दोनों में मुकाबला शुरू हुआ। किन्मो जैसे यूजी को पीछे पुश करता वैसे ही दोबारा से उसे होल्ड कर लेता। किन्मो की पावर्स के सामने यूजी बिल्कुल ही जीरो थी, मगर धीरे धीरे करते हुए उसने काफी अच्छे से प्रोग्रेस करना शुरू की। उसकी पावर तेजी के साथ इंक्रीज होने लगी और साथ ही साथ इनकी अटैचमेंट भी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और अब हमें किंगमेन पास का नजारा दिखाया गया। ये यांगकांग नेशन की बॉर्डर है। इनका काम था दुश्मनों को यांगकांग की सीमा रेखा से दूर रखना। और अब मास्टर बाशान अपने डिसाइपल्स के साथ वहाँ पर पहुँच गए। कई सारे सिपाही वहाँ पर जमा हो चुके थे। साथ ही साथ यहाँ के कमांडर किन्मो को देखते हुए उसके सामने नील करने लगे। वो बता रही थी कि मिरेकल हीलर, आपने जो प्योर यांग इंसेक्ट रिफाइनिंग पिल दी थी उसकी वजह से हमारे हजारों लाखों सोल्जर्स की जान बच गई, तो प्लीज हम सबकी तरफ से इस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। किन्मो ने देखा कि यहाँ मौजूद हर एक बंदा घुटनों पर आ चुका है। किन्मो उनके लिए किसी हीरो से कम नहीं था। तो अब किन्मो तुरंत ही उन्हें उठाते हुए कहने लगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो तो मेरा फर्ज था। वहीं पर बाशान जनरल को बताने लगे कि हम ग्रासलैंड को क्रॉस करके लियोलान गोल्डन पैलेस जाने वाले हैं। ये नाम सुनते ही किन्मो समझ गया कि ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी इसी गोल्डन पैलेस के पास होगी। इसलिए वो तुरंत ही मास्टर बाशान से पूछने लगा कि क्या ये लियोलान गोल्डन
पैलेस के लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इसका जवाब देने लगी प्रिंसेस यूजी। वो कह रही थी कि गोल्डन पैलेस के लोग डाविस सेक्ट और ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के राइवल्स हैं। इन्हें ग्रेट शेमन सेक्ट के नाम से भी जाना जाता। फ्रंटियर के सामने जितने भी सेक्ट मौजूद है, शेमान सेक्ट इन सब पर डोमिनेट कर सकता। फिलहाल बारबेरियन नेशन ने यांगकांग के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, तो उनके ग्रैंड शेमन ने बहुत बड़ी आर्मी हमारे खिलाफ डिप्लॉय कर दी। वो लोग अपनी मैजिकल आर्ट का यूज करके पूरे बैटलफील्ड को मैनिपुलेट कर सकते। इसे ही विच क्राफ्ट कहा जाता। इनकी इस चालबाजी की वजह से हमारे किंगमैन पास के कई सारे सोल्जर्स मारे गए। वहीं पर कमांडर मास्टर बाशान से कह रहे थे कि यहाँ पर जंग का माहौल दिन ब दिन काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा। क्या तुम ऐसे हालातों में मिराकल हीरो किन्मो को ग्रासलैंड में ले जाना चाहते हो? अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी पूरी आर्मी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जिस पर मास्टर बाशान जवाब देते हुए कहने लगे कि आप तो बेवजह ही इतना परेशान हो गए। मेरे बारबेरियन नेशन के साथ पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, इसीलिए किन्मो और प्रिंसेस यूजी बिल्कुल सेफ रहेंगे। जिस पर कमांडर कह रहे थे कि मुझे इन दोनों की कोई फिक्र नहीं, बस मैं तो हमारी इंपीरियल अकेडमी के लिए परेशान हूँ। अगर जरा भी गड़बड़ी हो गई तो इसका ब्लेम सीधा हमारी अकेडमी पर जाएगा, जहाँ की तुम मास्टर हो। तुम्हें तो फिर बेइज्जत होने से कोई भी बचा नहीं सकता। साथ ही कमांडर ने किन्मो के हाथ में गोल्ड टेल्स थमा दी थी। वो कहते कि बारबेरियंस में पैसे लेकर काम नहीं करते, उन्हें तो बस गोल्ड चाहिए। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ जाए तो ये गोल्ड देकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। तो किन्मो भी तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करने लगा, जिसके बाद किंगमिंग पास का डोर ओपन कर दिया गया। ये लोग अब ग्रासलैंड की तरफ निकल चुके थे। मास्टर बाशान बताने लगे कि यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट है, जिसे कुदरत का बनाया हुआ बैरियर भी कहा जाता। इसे दूसरा फेमस नाम भी दिया गया। लोग इसे कहते हैं डकटंग। हमें कुछ भी करके इस डकटंग को रात होने से पहले ही क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर किन्मो को फील हो रहा था कि इस इलाके में मौजूद डार्कनेस यांगकांग को सील ऑफ करता, ताकि यांगकांग बारबेरियन नेशन से सेफ रह पाए। अब जैसे इन लोगों ने वो इलाका क्रॉस किया, वहाँ पर डार्कनेस जमा होने लगता है, यानी कि अब ये लोग यांगकांग के बॉर्डर को पार कर चुके थे। मगर उतने में इन्हें जंग की आवाजें आने लगी। तो किन्मो ने तुरंत ही अपनी हेवनली आईज को ओपन किया। उसने देखा कि विशाल आर्मीज के दरमियान जंग चल रही है। मास्टर बाशान ने बताया कि बारबेरियन नेशंस के दरमियान की बैटल है। अब तो हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और उतने में इन पर तीरों की बौछार होने लगी। हालांकि मास्टर बाशान ने वहाँ पर क्लिफ साइड शील्ड को फॉर्म कर लिया था। उनके ऐसा करते साथ ही उस पूरी जगह पर एक गजब की शील्ड फॉर्म हो चुकी थी, जिस पर तीरों का कोई असर नहीं होता। हजारों लाखों तीर उसमें धंसते जा रहे थे, मगर फिर भी वो शील्ड को पियर्स नहीं कर पाते, जो देखकर ही यूजी तो काफी ज्यादा हैरान हो गई। इधर बारबेरियन नेशन की दूसरी फौज वहाँ पर पहुंच चुकी थी, तो उन पर ब्लेड पेलेट से अटैक किए गए। हालांकि बारबेरियन नेशन का बंदा बड़ी आराम से थंडर एलिमेंट को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर उसके दो और साथी थे, जिसमें से एक ने विंड को एक्टिवेट किया तो दूसरे ने वाटर को। यहाँ पर 3 तरह के अटैक होना शुरू हो गए थे। भले बारबेरियन नेशन की इंटरनल वॉर है, यहाँ पर हर एक क्लैन दूसरे क्लैन को निगलना चाहता। अब देखते ही देखते जो पावरफुल आर्मी थी, उसने अपने टोर्नेडोज का यूज करते हुए अपने ओपोनेंट का सफाया कर दिया। उनमें से बस गिने चुने लोग ही जिंदा बचे थे। तो टायरमो क्लैन के लीडर ने तुरंत ही सरेंडर कर दिया। वो कहता है, जनरल प्लीज हमारे क्लैन को सरवाइव करने का मौका दीजिए। मगर वो जनरल तो इन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। और उतने में उसकी नजर पड़ी मास्टर बाशान पर। वो पूछने लगे कि लीमू क्या ये तुम हो? जिस पर लीमू कह रहा था, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे ग्रासलैंड के राजा वॉरखान का यहाँ पर आना कैसे हुआ, और वो भी इतने सालों के बाद। क्या आपको अपनी आवाम की याद नहीं आई? वॉरखान ये नाम सुनते ही सभी सिपाही शॉक हो गए। यूजी की भी सेम वही हाल थे। वो सोचती कि मास्टर बाशान की तो ग्रासलैंड में बड़ी ही जबरदस्त रेपुटेशन है। इधर लीमू टायरमो के लीडर से कहने लगा कि अगर वॉरखान यहाँ पर बैरियर सेटअप नहीं करते तो तुम लोग भाग जाते, मगर वॉरखान की वजह से ही तुम यहाँ पर ट्रैप हो गए। तुमने हमारे खिलाफ बगावत नहीं करनी चाहिए थी। और फिर उन्होंने उन लोगों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वेल, ये लियोलान गोल्डन पैलेस की आर्मी है। इन लोगों ने वहाँ मरे हुए हर एक बंदे की सोल को कलेक्ट करके उसे गोल्डन पैलेस की तरफ भेज दिया। साथ ही साथ उस लाशों पर नाच रहे थे, जो देख सबसे ज्यादा डर तो हुलिंग को लगा। वो किन्मो से कहने लगी कि ये बारबेरियन तो बड़े ही रूथलेस हैं। मुझे तो लगा था कि हमारा ग्रेट डाचू ही सबसे भयानक होगा, मगर ये कॉन्टिनेंट तो ग्रेट डाचू का भी बाप निकला। अब यहाँ पर लीमू मास्टर बाशान की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि आप तो वॉरखान थे, आपने तो आजादी से आसमान की सैर करते हुए हुकूमत करनी चाहिए थी, मगर आप उस यांगकांग नेशन के पालतू कुत्ते बन गए। क्या आपको पता है, न जाने कितने ही सालों से हमारे वॉरियर्स इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो तुम्हें खत्म करके वॉरखान का टाइटल रिक्लेम करे। ये टाइटल तुम्हारे जैसे पालतू कुत्ते पर शोभा नहीं देता। अब यहाँ पर लीमू
उन पर अटैक कर पाए इससे पहले बादशाह ने अपने एक ही मुक्के में इस बंदे का मुंह तोड़ दिया। साथ ही उनकी एनर्जी से वहाँ के पत्थर भी उखड़ने लगे थे और फाइनली लीमू की ऐसी तैसी हो गई, जो देख गोल्डन पैलेस की आर्मी काफी ज्यादा हैरान थी। मास्टर बादशाह बताने लगे कि मैं ग्रासलैंड से बिलोंग नहीं करता, उस वक्त मैं बस अपने मास्टर के साथ ट्रैवल करते हुए यहाँ आया था। रास्ते में जितने भी जीनियस मुझे मिले मैंने उन सभी को हरा दिया। मैं तुम्हें बता दूं कि उस सफर पर मैं एक भी बैटल नहीं हारा था और उसी वजह से तुम्हारे ग्रासलैंड के लोगों ने मुझे वॉर खान का टाइटल देकर ऑनर किया। तुम लोगों को लगता है कि मैंने यहीं पर रुकना चाहिए था, मगर ये तो सरासर गलत है। मुझे अपने घर वापस जाना था तो मैं चला गया। जिस पर लीमू जैसे तैसे अपने होश संभालते हुए पूछने लगा कि बताओ फिर इस बार तुम ग्रासलैंड क्यों आए हो? तो मास्टर बादशाह बताने लगे कि बच्चे हमारे एकेडमी के स्कॉलर्स हैं, इन्हें भी मेरी जैसी ही प्रोग्रेस करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें लियोलान गोल्डन पैलेस ले जाया जाए। गोल्डन पैलेस के गेट्स को ब्लॉक करने का तो मजा ही कुछ और है। अब ये सुनकर यूजी भी थोड़ी सी शॉक हो गई, क्योंकि ये बात तो उसे अभी तक पता ही नहीं थी। वहीं पर किन्मो कहने लगा कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इनके साथ फाइट करने में मजा आएगा। जिस पर लीमो कहने लगा कि बच्चे हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। पिछली बार हेवनली खान साथ में होने की वजह से वॉर खान हमारे गेट को सक्सेसफुली ब्लॉक कर पाया था, मगर वॉर खान इस बार मास्टर बन के यहाँ आया है और मुझे नहीं लगता कि वो हेवनली खान जैसा पावरफुल होगा। जो सुनते साथ ही ग्रीनॉक्स ने गुस्से में आकर हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे तो पूरी जगह शेक हो रही थी। तभी मास्टर बादशाह कहने लगे कि हाँ ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि मैं अपने मास्टर जैसा पावरफुल नहीं, लेकिन मैं उनके काफी ज्यादा क्लोज हूँ। इतने सालों में मैंने अपने मास्टर जैसे ही बनने की कोशिश की थी। जो सुनते साथ ही लीमू ने अपने दो साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से हमारे गोल्डन पैलेस को खबर कर दो, उन्हें बताओ कि वॉर खान वापिस आ चुका है। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए अपना पैगाम भेज दिया, जिसके बाद हमें डार्कनेस से घिरी हुई जगह दिखाई गई। वेल यही था विचेस का गोल्डन पैलेस, जहाँ पर एक विचर अपने लॉर्ड को बताने लगा कि बॉर्डर से खबर आई वॉर खान वापिस आ चुका है। अब वॉर खान का जिक्र सुनते ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। साथ ही वहाँ मौजूद जितने भी प्रिजनर्स थे वो अपने आप इन पावर में जलने लगे और उन सभी की सोल शेमान लॉर्ड की तरफ रवाना हो गई। साथ ही साथ वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, चलो उन्हें अंदर आने दो। साथ ही हमें उन प्रिजनर्स का नजारा दिखाया गया जो कि पूरी तरह से स्केलेटन्स में बदल चुके थे। इधर बॉर्डर पर खबर मिलते ही मास्टर बादशाह को ग्रासलैंड में एंट्री मिल जाती है। यूजी कहने लगी कि अगर मास्टर बादशाह वॉर खान है तो फिर हेवनली खान कौन थे? जिस पर बादशाह एकदम प्राउड होकर बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मास्टर थे, जिन्हें सेलेस्टियल और हेवनली ब्लेड के नाम से भी जाना जाता था। इधर किन्मो धीरे से उनसे कहने लगा कि मैं जानता हूँ आपने गेट को ब्लॉक करने की खबर इसलिए फैलाई ताकि गोल्डन पैलेस के सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके हम ट्रेजर को चुरा सके। जिस पर बादशाह कहने लगे हाँ बिल्कुल, तुम दोनों गेट को ब्लॉक करना और मैं सीधे पैलेस में जाकर उस ट्रेजर को चुरा लूंगा। जैसे वो ट्रेजर हमारे हाथ लग जाए हम तुरंत ही वहाँ से भाग निकलेंगे। जो सुनते साथ ही यूजी कह रही थी कि क्या हम वहाँ पर चोरी करने जा रहे हैं, अब तो इसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। मगर किन्मो उसके मुंह को बंद करते हुए कह रहा था कि तुम ज्यादा खुश मत हो, हमें केयरफुली ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करना है। जरा ऑब्जर्व करो, रास्ते में हमें एक भी शेमान नजर नहीं आया। इसका सीधा मतलब ये है कि गोल्डन पैलेस ने अपने सभी लोगों को पैलेस में समन किया होगा। साथ ही साथ मास्टर बादशाह से कहने लगा कि शायद ये लोग आपको पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे। अगर आप पैलेस में गए तो हो सकता है कि आप इतने सारे विचर्स को हैंडल ना कर पाओ। जिस पर बादशाह पूछते कि बताओ फिर तुम्हारा क्या प्लान है, तो किन्मो उन्हें बताने लगा कि ग्रेट डाचू में मैंने अपने ग्रैंडपा लेम से चोरी करने की आर्ट को भी सीख लिया था। तो यूजी कहने लगी हाँ इसके ग्रैंडपास तो वाकई कमाल के थे, मैंने उनकी पावर्स को अपनी आंखों से विटनेस किया है। जिस पर बादशाह पूछने लगे कि बताओ फिर तुम्हारे ग्रैंडपा लेम की टांग कैसे कट गई, तो किन्मो बताने लगा कि एक दिन वो कुछ चुरा रहे थे और फिर पकड़े गए, उसी वक्त उनकी एक टांग काट दी गई। जो सुनते साथ ही बादशाह कहते अरे यार फिर तो वो बंदा महान चोर हो ही नहीं सकता। गोल्डन पैलेस की हर एक जगह पर ट्रैप्स बिछाए गए हैं, वहाँ का हर कोना जाल से भरा होगा, वहाँ पर ऑर्डिनरी चोरी की स्किल काम नहीं कर सकती, इसलिए तुम दोनों गेट संभालोगे और पैलेस का सारा मसला मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद ये लोग ग्रीन ऑक्स से उतर जाते हैं। यहाँ पर मास्टर बादशाह ने किन्मो को एक वुडन पाइप दिया था, वो कहने लगे कि जरूरत पड़ने पर इसका यूज करना। अब रात के समय वहीं पर आराम करके ये लोग अगले ही दिन अपना सफर शुरू कर चुके। यहाँ पर गोल्डन पैलेस की आर्मी में एक एलिफेंट थी, तो ग्रीन ऑक्स तुरंत ही
कि उसे पटाने की कोशिश करने लगा। उससे कह रहा था कि मिस आप कौन से साबुन से नहाती हो, आपकी स्किन तो एकदम ही गोरी चिट्टी है। बताओ आपको ये गुलाब खाना पसंद है या फिर बालों में लगाना? अरे हाँ, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया, ज्यादा एफर्ट्स मारने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप आदमी हो या फिर औरत? अगर तुम मर्द हो तो फिर मेरी ये सारी मेहनत जाया हो जाएगी। जो सुनते साथ ही उस एलिफेंट ने अपनी सूंड से उसका मुंह तोड़ दिया। बेचारा ग्रीन ऑक्स तो काफी दूर जाकर पटका गया था और उतने में हुलिंग उसे धीरे से बताने लगी कि मैं अभी अभी उस एलिफेंट का जेंडर चेक करके आई हूँ, मुबारक हो, वो एक लड़की है। जो सुनते साथ ही ग्रीन ऑक्स दोबारा से उस हाथी को पटाने के लिए रवाना हो गया। वो कह रहा था मिस आप तो निहायत ही खूबसूरत हो, वाह क्या चाल है आपकी, माँ कसम देख के ही मजा आ रहा। हालांकि सुबह से शाम हो गई लेकिन वो एलिफेंट इस बैल को जरा भी घास नहीं डालती, वो तो बस लगातार उसके सूंड से पीटा जा रहा था। मगर वो आशिक ही क्या जो इतनी जल्दी हार मान ले। इसलिए ग्रीन ऑक्स डिसाइड करता है कि जब तक हसीना मानती नहीं वो उसे पटाता रहेगा। अब कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद ये लोग सीक्रेट साइट पर पहुंच गए थे। अब यहाँ से आगे का सफर इन तीनों को ही तय करना था। साथ ही साथ वहाँ पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक दिखाया गया जिसे रोशी लेक के नाम से जाना जाता है। इसे पार करने के बाद ये लोग लियोलान गोल्डन पैलेस में पहुँच जाएंगे और तभी यूजी देखती कि रास्ते में कई सारे लोग मार के सुखाने के लिए रखे गए थे। उन्हें देखकर ही यूजी का खून खौल उठा क्योंकि ये सभी लोग यांगकांग से बिलोंग करते थे। तभी किन्मो उसे बताता है कि यही तो हमेशा से चलता आ रहा, तुम्हारा यांगकांग नेशन भी यही करता है। वो हमारे ग्रेट डाचो के लोगों को गुलाम बनाकर तड़पा तड़पा के खत्म कर देते, तो इन चीजों को इतना दिल पर मत लो। यांगकांग नेशन भी दूध का धुला नहीं। यहाँ पर किन्मो अपनी पार्ट्स का यूज करते हुए इन स्केलेटन्स को चेक कर रहा था और उसे पता चला कि इन स्लेव्स की सोल को किसी डार्क रिचुअल में यूज किया गया था। तभी बादशाह ने गोल्डन पैलेस की शेमान लॉर्ड के बारे में बताने लगी। वो कह रहे थे कि वो बंदा अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए सोल्स का यूज करता है। इनकी मदद से वो बॉडी को रीशेप करके इन्हें डीमंस या फिर डेटिस का फॉर्म दे सकता। जिसने भी मिस्टिकल पावर को मास्टर कर लिया उस बंदे को ग्रैंड शेमन्स का दर्जा दिया जाता है और जब वो ग्रैंड शेमन सेलेस्टियल रेल्म पर पहुंच जाए उसे शेमन किंग कहा जाता। अब ये लोग रोशी लेक के किनारे पहुंच गए थे जहाँ पर गोल्डन पैलेस की बोट इन्हें एस्कॉर्ट करने पहुंच जाती है। उस बोट पर एक गोल्डन मास्क पहना हुआ शेमन भी मौजूद था। वो मास्टर बादशाह से कहने लगा कि हमारे शेमन लॉर्ड न जाने कब से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, प्लीज ऑन बोर्ड हो जाए। मगर यूजी चाहती थी कि इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर किया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर ये फटाफट से इसके प्लान को बना पाए। इसलिए वो मास्टर बादशाह से पूछने लगी कि क्या हम अपने ऑक्स को यहाँ से फ्लाई करवा के इस लेक को क्रॉस नहीं कर सकते। जिस पर वो शेमन बताने लगा कि रोशी लेक में कोई उछाल नहीं है, अगर इस पर किसी परिंदे का फेदर भी आ जाए तो वो भी डूब जाएगा। खैर अगर तुम इस लेक को क्रॉस करना नहीं चाहती तो फिर तुम स्नो माउंटेन को पूरा राउंड लगाना पड़ेगा, तभी जाकर तुम गोल्डन पैलेस में पहुंच पाओगी। हालांकि एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, स्नो माउंटेन को बहुत ही कम लोग क्रॉस कर पाते और अगर तुम इस लेक को फ्लाई करके क्रॉस करने का सोच रही हो तो ये आइडिया बिल्कुल ही बेकार है क्योंकि इस लेक पर डेड विंड पाई जाती, परिंदा भी इसके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। इसलिए सभी लोग उस बोट पर सवार हो गए जिसके बाद हमें गोल्डन पैलेस का सीन दिखाया गया जहाँ पर बहुत बड़ी गोल्डन स्कल की डिजाइन बनाई गई थी। वहाँ आते ही मास्टर बादशाह को पैलेस लॉर्ड की आवाज सुनाई देने लगी। वो कह रहा था कि वॉर खान की कल्टीवेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, तुम्हें देखकर खुशी हुई, हमारे माउंटेन पर तुम्हारा स्वागत है। जिस पर बादशाह कह रहे थे कि पैलेस लॉर्ड मैंने भी तुम्हें मिस किया, मगर मैं यहाँ पर मेहमान बन के नहीं आया हूँ, बल्कि इस बार भी हम तुम्हारे गेट को ब्लॉक करेंगे। जिसके बाद वो अपने ग्रीन ऑक्स को हुक्म देते कि चलो जल्दी से इस गेट को एस्कॉर्ट करो, मैं इसे लेकर माउंटेन पर जाना चाहूंगा। जो सुनते साथ ही ग्रीन ऑक्स साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया और अब वो अपना पूरा दम लगाते हुए इस गेट को जमीन से उखाड़ने लगा। थोड़ी देर में वो गेट ग्रीन ऑक्स के हाथ में आ चुका था जो देखकर ही हुलिंग और यूजी के मुंह खुले के खुले रह गए। जिसके बाद ये लोग ढेर सारी सीढ़ियां क्लाइंब करते हुए माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दरमियान हमें गोल्डन पैलेस का नजारा दिखाया गया। यहाँ की हर एक चीज गोल्ड से बनी हुई थी, साथ ही साथ ढेर सारे शेमान्स मास्टर्स भी सीढ़ियों पर तैनात हो गए। और अब सबसे आखिर में हमें पैलेस का मेन डोर दिखाया गया जहाँ से शेमान लॉर्ड बड़े ही कूल अंदाज से बाहर आ चुका था। सभी विचर्स अपने मालिक के सामने नील डाउन करते हुए उसके नाम के नारे लगा रहे थे। वहीं पर शेमान लॉर्ड वॉर खान से कहने लगा कि इतने सालों से तुम काफी मजे से आराम की जिंदगी जीते आ रहे थे, फिर अचानक से तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? क्या तुम्हें सुकून भरी जिंदगी रास नहीं आ रही थी जो तुम यहाँ मरने चले आए? जिस पर बादशाह कह रहे थे कि हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, दरअसल मुझे काफी ज्यादा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना शेमान लॉर्ड को उंगली की जाए। जिसके बाद वो ग्रीन ऑक्स को हुक्म
देते कि चलो इस गेट को यहीं पर सेटअप कर दो। तो ग्रीन ऑक्स ने बड़ी स्टाइल के साथ उसे वहाँ पर पुश कर दिया। साथ ही मास्टर बाशान उस गेट पर सवार होकर बता रहे थे कि पिछली बार मैंने इस गेट को 100 दिनों तक ब्लॉक रखा था और तुम्हारे पैलेस में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे हरा पाए। उस दिन भी यहाँ पर कमजोरों की फौज खड़ी थी और आज भी नजारा बदला नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार की जलीलियत से तुम्हें थोड़ी सी अकल आई होंगी। उनकी बातें सुनकर शेमान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहते वॉर खान, तुमने दिए हुए जख्म तो हमने हील कर दिए, बस हमें तुम्हारा ही इंतजार था। इनफैक्ट तुम्हारे खातिर हमने अपनी ताकत को बचा के रखा। सच बताओ तो हम तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहे थे। जिस पर बाशान कहते चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर वापस आया, वरना तुम लोग तो मुझे याद कर करके ही मारे जाते। पिछली बार मैं अपने मास्टर के साथ आया था और उस वक्त मैंने इसी गेट के नीचे तुम्हारे क्लैन के कितने ही सारे विचेस का खात्मा कर दिया, मगर इस बार मैं नहीं बल्कि मेरे डिसाइपल्स ये काम करेंगे। तो किन्मो उनसे पूछता है कि मास्टर क्या यहाँ पर गेट ब्लॉकिंग के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे हमारी यांगकांग के पास रूल सेटअप थे, क्या यहाँ पर वैसा कुछ है? तो बाशान जवाब देते हुए बताने लगे कि यांगकांग की गेट को ब्लॉक करना यानी कि स्किल्स को चैलेंज करना, वहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं होती। मुकाबला खत्म होती ही दोस्ती दोबारा से कायम हो जाती, मगर यहाँ पर वो रूल काम नहीं करता। गोल्डन पैलेस के गेट पर हमें अपना पूरा दम लगाना पड़ता। जब तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे सामने आए उस वक्त तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन होते हैं, उसे मारो या खुद मारे जाओ। और ये वाला रूल किन्मो को काफी ज्यादा पसंद आ गया। वो कह रहा था चलो फाइनली ग्रेट दाजू के रूल्स कहीं पर तो लागू हो रहे। वहीं पर शेमान लॉर्ड किन्मो को बता रहा था कि तुम्हारी जिंदगी पर दाव लगेगा। अगर तुम्हें मुकाबला जीत गए तो तुम्हें वॉर गॉड के टाइटल से नवाजा जाएगा और अगर तुम हार गए तो बाशान का टाइटल लूज होगा। जिस पर बाशान कहने लगे हाँ मुझे मंजूर है, मेरे दोनों डिसाइपल 5 ल्यूमिनरीज रेल्म के कल्टीवेटर्स हैं, तो अपने लोगों की पावर्स को सील कर दो। जो सुनते साथ ही शेमान लॉर्ड ने ये हुक्म दिया कि गोल्डन पैलेस के जितने भी शेमान इनका मुकाबला करेंगे उन्हें अपनी पावर्स को 5 ल्यूमिनरीज पर सील करना होगा। जिंदगी और मौत मैटर नहीं करेगी। अगर तुम्हें लगा कि तुम इनके हाथों मारे जाओगे तो भी तुम अपनी कल्टीवेशन सील को नहीं हटाओगे। अगर किसी ने भी मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो मैं खुद होकर उस बंदे को मार दूंगा। जिस पर सभी शेमान अग्री हो गए। साथ ही पैलेस लॉर्ड मास्टर बाशान से कहने लगा कि उस वक्त तुम हेवनली खान के साथ आए थे। हेवनली खान की मिस्टिकल पावर को कोई भी मैच नहीं कर सकता। वो बंदा तो इनविंसिबल था, मगर ये मत भूलो कि तुम हेवनली खान नहीं हो। जिस पर बाशान कह रहे थे कि मेरे और मेरे मास्टर के बीच में कंपैरिजन तो हो भी नहीं सकती। मैं तो अभी भी उनका डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नियमों का उल्लंघन ना किया जाए और अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो भी तुम्हें रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। इधर ग्रीन ऑक्स अपने मास्टर से कहने लगा कि प्लीज इन लोगों के हाथों मर मत जाना, वरना मैं तो जीते जी मारा जाऊंगा। आपकी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बाशान कहने लगे फिक्र मत करो, यहाँ से वापस जाने के बाद हम बीफ खाएंगे। जो सुनकर तो उस बहल और साथ ही साथ होलिंग को और भी ज्यादा टेंशन आ गया और उतने में एक शेमान गेट पर पहुंच जाता है। वो कह रहा था बच्चों तुम काफी ज्यादा नासमझ हो, तुम्हें पता ही नहीं कि सीक्रेट साइट के गेट को ब्लॉक करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता। मगर किन्मो और यूजी तो उस बंदे को सीनियर कह के ग्रीट कर रहे थे। जोदे को बंदा कहता है कि ये सब तो यांगकांग की फॉर्मेलिटीज हैं, हमारी सीक्रेट साइट पर इतने ज्यादा रूल नहीं होते। बस एक बार मैं तुम्हें खत्म करूँ फिर मैं तुम्हारी सोल्स को क्लेम करूंगा। आफ्टर ऑल तुम्हारे जैसे लोगों की सोल का यूज करके कल्टीवेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी। तुम हमारे गुलामों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो। अब यहाँ पर यूजी उस बंदे का मुकाबला करने जाने ही वाली थी, मगर किन्मो ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि पहले मैं जाना चाहूंगा और अब ये दोनों आमने सामने थे। यहाँ पर सभी शेमान्स कह रहे थे कि बच्चे तो बड़े ही कमजोर हैं, इनके सामने खड़े होकर तो किसी को भी फाइट का दिल भी नहीं करेगा। कुछ लोग तो किन्मो को चरवाहा बोलकर चिढ़ा रहे थे। वो कहते बच्चे क्या तुम्हें लगता है तुम अपने पहले अपोनेंट को भी हरा पाओगे? जिस पर किन्मो कहने लगा कि मेरे पास ओवरलॉर्ड बॉडी है जो कि इस दुनिया में और किसी के पास नहीं। मेरे लेवल का कोई भी बंदा मुझे हरा नहीं सकता। हालांकि उन लोगों ने भी ओवरलॉर्ड बॉडी का नाम पहली बार सुना था। वो कह रहे थे कि ऐसी तो कोई बॉडी भी नहीं होती, बल्कि ये तो बकवास है, हमने तो कभी भी इसका जिक्र नहीं सुना। बच्चे तूने तो वापिस जाकर गाय भैंसों को चराना चाहिए, तू तो हमारा एक पंच भी झेल नहीं पाएगा। जिसके बाद वो बंदा किन्मो के काफी ज्यादा करीब आया। वो अपने रुई स्टाफ को पुल करते हुए कहने लगा कि चरवाहे
है, वाकई तूने यहाँ आकर गलती कर दी। जो सुनते साथ ही किन्मो ने भी अपने थंडर पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया कि मेरे पास ओवरलॉर्ड बॉडी है। और फिर उसके एक ही पंच में उस बंदे की कोर डैमेज हो गई। उसके नकाब के चिथड़े उड़ चुके थे। साथ ही साथ पूरे गोल्डन पैलेस में किन्मो की एनर्जी फैलने लगी। उसने तो बस अपने एक ही पंच में उस जगह पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। किन्मो कह रहा था कि ये है ओवरलॉर्ड बॉडी का कमाल, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये देखकर तो शेमान लॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान था। इनफैक्ट किन्मो के साथियों की मुंह भी खुले के खुले रह गए। यहाँ पर किन्मो ग्रीन ऑक्स को बता रहा था कि तुम्हारे मास्टर बाशान को 100 दिन लगे थे इस गोल्डन पैलेस को क्रश करने के लिए, लेकिन इस चरवाहे को बस एक ही दिन लगेगा इस गोल्डन पैलेस की धज्जियां उड़ाने में। यहाँ पर किन्मो का एटीट्यूड जबरदस्त था। उसने मास्टर बाशान के रिकॉर्ड को एक दिन में ब्रेक करने का वादा किया। साथ ही वो सभी शेमान से कहने लगा कि बस एक ही दिन में मैं तुम्हारे गोल्डन पैलेस के हर एक डिसाइपल की विल पावर को क्रश कर दूंगा, तुम्हारी प्राइड को शैटर करूंगा और तुम्हारी डिग्निटी को अपनी जूते तले रौंद दूंगा। फिर उसने जैसे ही अपना पाँव पटका, वहाँ पर मानो एक तूफान आ गया था। अब उसकी बातें सुनकर एक बंदा तुरंत ही किन्मो पर अटैक करने चला गया। हालांकि किन्मो अपनी बूचर ब्लेड से उसकी बॉडी के 100 टुकड़े कर चुका था। जो देख एक और शेमान वहाँ पर कूद गया। वो अपनी रुई स्टाफ को स्पिन करते हुए किन्मो की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो वहीं पर किन्मो ने भी अपनी सेलेस्टियल ब्लेड का यूज करते हुए वहाँ पर फायर का टोर्नेडो क्रिएट कर लिया। और फिर वो अपनी वाइटल एनर्जी से एक स्पीयर बनाकर सीधे उस बंदे के आर पार घुसा चुका था। किन्मो ने यहाँ पर अपना डोमिनेंस साबित किया, तो उसे तोड़ने के लिए एक और शेमान सामने आ जाता है। वेल ये बंदा अपनी बॉडी को स्प्लिट करने की एबिलिटी रखता है, मगर किन्मो ने उसे धोबी जैसे फटके लगा दिए। हालांकि उसके दूसरे फॉर्म अभी भी किन्मो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उस बंदे ने अपनी इवल पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे किन्मो को भी दिक्कत होने लगी। तो उस बंदे पर अपनी वाइटल एनर्जी से एक स्नेक अटैक कर चुका। साथ ही यहाँ पर उसने अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट को भी ब्लास्ट कर दिया, जिससे वो बंदा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और उतने में ही किन्मो ने बड़े ही कूल अंदाज में उसका गला काट दिया। वो कह रहा था कि मामूली सी जादू की ट्रिक मुझ पर काम नहीं करने वाली। और अब उसकी बॉडी को साइड में हटाकर वो गोल्डन पैलेस के लोगों से कहने लगा कि रुक क्यों गए, चलो जल्दी से यहाँ आ जाओ। उसकी बातें सुनकर शेमान लॉर्ड भी काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि जल्दी से इस कीड़े को मसल दो। तो अब वो लोग एक साथ ही किन्मो पर अटैक करने रवाना हो गए। यहाँ पर किन्मो कभी अपनी बुचर्स ब्लेड का यूज कर रहा था, तो कभी थंडर पावर से पंच हिट करने लगा। इतने सारे लोगों के साथ फाइट करते हुए भी उसकी एक मूव भी फेल नहीं हुई। उनके हर एक अटैक का करारा जवाब किन्मो के पास था। शेमांस तो इतनी मार खा रहे थे कि बाकी के बंदों को समझ भी नहीं आता कि ये बच्चा है या फिर कोई तूफान। किन्मो की किलिंग स्प्री तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके इस भयानक फॉर्म को देखकर तो उसके दोस्तों को भी उससे डर लग रहा था। न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स किन्मो की बूचर ब्लेड का शिकार बन गए। वहाँ पर खून की बारिश होने लगी और किन्मो अनस्टॉपेबल था। गोल्डन पैलेस के इतने लोग मारे गए कि उनके खून से उस पैलेस का अभिषेक हुआ। ये नजारा देखने लायक था। अब इतनों को खात्मा करने के बाद इनविंसिबल किन्मो अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा। किन्मो ने बस कुछ ही सेकंड्स में 40 से भी ज्यादा शेमांस को मार दिया था। जो देख बाकी बचे शेमांस की रूह कांप गई। इधर किन्मो उनसे कहता है कि तुम लोग मासूमों का खात्मा करके उनकी सोल का यूज कर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते हो, जो कि काफी ज्यादा अनफेयर है। तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलो जिसने भी सोल कल्टीवेशन किया है वो मेरे सामने आ जाओ, मैं उन्हीं को पहले खत्म करूंगा। और उतने में एक शेमान उसके सामने आ गया। इसका नाम था सिमालियो। तभी दूसरा शेमान उसे बताने लगा कि इस बंदे की कमजोरी इसके लेफ्ट शोल्डर में है। ये जिस भी टेक्निक का यूज कर रहा था वो इसके लेफ्ट शोल्डर को कवर नहीं करती। जिस पर सिमालियो कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि इसकी कोई ना कोई कमजोरी है, मगर वो क्या थी ये मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया। अब बस देखते जाओ मैं कैसे इस बंदे की वाट लगाता हूँ। शेमान किंग ने दी हुई टिप की वजह से बाशान काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने किन्मो की कमजोरी को पिन पॉइंट किया, ये तो सरासर चीटिंग है। जिस पर शेमान किंग जवाब देते हुए बताने लगा कि वॉर खान लास्ट टाइम मैं तेरे सामने हार गया था, तब मैंने अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट किया और ये जानने की कोशिश की कि मैं कहाँ पर लैक हो रहा था। मैं उसी दिन से एक पल भी सुकून से नहीं रह पाया, तो उस लॉस का बदला तो लेना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा मुकाबला करो। जिस पर बाशान जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे कि अगर हमने यहाँ फाइट की तो तुम्हारी कमजोर डिसाइपल्स मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम स्नो माउंटेन पर जाए, वही जाकर मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। और इतना कहते साथ ही उन्होंने शेमान किंग पर एक खतरनाक स्लैश रिलीज कर दिया, जिससे तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका था। इधर शेमान लॉर्ड ने भी मास्टर बाशान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो सभी लोग मास्टर बाशान के
पीछे स्नो माउंटेन की तरफ रवाना हो गए। इधर किन्मो को याद आता है कि मास्टर बाशान ने उसे एक आर्टिफैक्ट दिया था, अगर मुसीबत आई तो किन्मो उसका यूज करके उन्हें बुला लेगा। तो यहाँ पर किन्मो को मास्टर बाशान की सारी चालबाजी समझ आ गई और दिल ही दिल में सोचने लगा कि सीनियर जानबूझकर शेमान लॉर्ड और उसके चमचों को यहाँ से दूर ले गए ताकि मैं पैलेस में घुसकर ट्रेजर चुरा सकूं। तो मैं भी अब इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। हालांकि यहाँ पर अभी भी 4 शेमान किंग मौजूद हैं और फिर वो बड़ी जोश के साथ हवा में छलांग लगा चुका था। किन्मो ने यहाँ पर अपने एक ही अटैक में तूफान खड़ा कर दिया। हालांकि शेमान किंग ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। वो कहने लगा, बच्चे तूने 40 शेमान्स के साथ एक साथ फाइट की है, अब तो तेरी ताकत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो चुकी होगी। और इतना कहते साथ ही उसने किन्मो को पीछे की तरफ पुश कर दिया और अब हमें इन दोनों में एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। शेमान किंग अपने गोल्डन फेदर्स को किन्मो पर रिलीज किए जा रहा था, जो कि किसी ब्लेड से भी ज्यादा शार्प और भयानक थे। वहीं पर किन्मो उतनी ही तेजी के साथ उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा। यहाँ पर किन्मो की स्पीड कमाल की थी, जो देख शेमान किंग भी फेदर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसने इन विंग्स की पावर को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। उसकी इस टेक्निक को देखते ही किन्मो समझ गया कि इस बंदे ने इवल लोगों का शिकार करके उनकी सोल को फेदर सोर्ड में रिफाइन कर लिया और फिर धीरे धीरे करके इन फेदर्स ने सोर्ड स्पिरिट का फॉर्म लिया। वाकई ये शेमानिक आर्ट तो बड़ी ही ज्यादा खौफनाक है। अब देखते ही देखते किन्मो के आसपास ढेर सारे स्पिरिट्स फॉर्म हो चुके थे और फिर वो शेमान किंग के इशारों पर किन्मो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे किन्मो यहाँ से वहाँ भागते हुए डॉच कर रहा था। उसे कुछ भी करके इस इवल एनर्जी से खुद को बचाना था, मगर इसी दरमियान शेमान किंग उस पर अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर चुका। उसी वक्त किन्मो नोटिस करता है कि वहाँ की फ्लोर पर भी वही खौफनाक पोर्टल्स बने हुए थे, इसलिए किन्मो हवा में फ्लोट करने लगा। लेकिन चारों ओर जितने भी स्पिरिट सोर्ड पोर्टल्स थे, उन्होंने किन्मो पर हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस पोर्टल में से ढेर सारे हाथ बाहर निकलकर किन्मो को जकड़ लेते हैं। अगर किन्मो ने उन्हें स्लैश भी किया तो भी ब्लड बनकर वहाँ पर एक और स्पिरिट को क्रिएट करने लगे थे, यानी कि एक अनएंडिंग साइकिल जैसा है। अब उन पोर्टल में से ढेर सारे इवल फॉर्म्स इमर्ज होने लगे। इधर किन्मो खुद को आजाद करते हुए इन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर वहाँ पर इतने सारे फॉर्म क्रिएट हो रहे थे कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। तो किन्मो ने भी अपनी किलिंग स्प्री को दोबारा से जारी किया। यहाँ पर वो अपनी बुचर ब्लेड का यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ उन इवल्स को जलाकर राख करने लगा। किन्मो की इस टेक्निक का नाम सनलिट सोल रिफाइनमेंट इन द स्काई था। वहाँ पर सेलेस्टियल पावर के ढेर सारे सर्कल्स फॉर्म होने लगे थे और फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर उस पूरी जगह पर आग लग गई। इधर वो शेमान किंग तो ये देख कर ही हैरान था। वो कहने लगा कि ये तो ज़ेन सेक्ट की सोल रिफाइनमेंट मेथड है। वहीं पर किन्मो उस बंदे को दबोचते हुए कुछ मंत्रास को चैंटिंग करने लगा, जिससे उस बंदे की सोल बॉडी से बाहर आने लगती है। यहाँ पर किन्मो अपने मंत्रास का यूज करते हुए उस सोल को पूरी तरह से उस शेमान किंग की बॉडी से अलग करना चाहता था, मगर उसी वक्त तो बंदा अपने विंग्स को समन करते हुए दोबारा से किन्मो पर सोर्ड फेदर से हमले करने लगता है, जिससे किन्मो को पीछे हटना पड़ गया। यहाँ पर वो भी अपनी ब्लेड की मदद से उन फेदर्स के अटैक को काटता जा रहा था और फिर किन्मो अपनी वाइटल एनर्जी का यूज करते हुए सीधे उस किंग की तरफ रवाना हो गया। इस पल में उन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक कर दिया था। इधर यूजी ने देखा कि एक सोर्ड फेदर किन्मो के सीने में घुस चुका है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। वहीं पर हुलिंग भी ये देखकर इमोशनल हो जाती है और अब वो फेदर अपने मालिक के पास चला गया। इधर सभी शेमान्स ने चीयर करना शुरू कर दिया था। वो सबके सब अपने शेमान किंग की जीत को सेलिब्रेट करने लगे। साथ ही वो अपने शेमान किंग से कह रहे थे कि जल्दी से इस बंदे को खत्म कर दो, ये लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। और उतने में किन्मो शेमान किंग के पास पहुंच गया और उससे कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारे हर एक डिसाइपल के स्पिरिट को, उनकी विल पावर को क्रश कर दूंगा। और फिर किन्मो ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा, जो देख शेमान्स की चीयरिंग बंद हो गई। इधर किन्मो ने बड़े स्टाइल के साथ उस शेमान किंग का सिर उखाड़ दिया था। वो कहता है जरा गौर से देखो, मैंने तुम्हारी विल पावर को क्रश कर दिया। इधर शेमान्स तो डर के मारे पीछे हटने लगे। उन्हें समझ आ चुका था कि किन्मो कितना ज्यादा भयानक है। वहीं पर यूजी परेशान होकर किन्मो से पूछने लगी कि तुम्हारी इंजुरी का क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तुम उस बंदे के फेदर से घायल हुए थे। जिस पर किन्मो बताता है कि उस फेदर पर मेरा खून नहीं बल्कि उस शेमान किंग का ही खून
खून था। उसी वक्त एक हाथी के मुंह वाला शेमान किन्मो के सामने आ गया। वो सिमालियो से कहने लगा कि तुम स्टेडी नहीं थे इसलिए मारे गए। और अब वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी रुई स्टाफ को समन कर लेता है, जो कि एक भाली जैसे फॉर्म में थी। वो किन्मो से कहने लगा कि मेरा नाम है डैनबा और मैं ही तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इतना कहते साथ ही डैनबा ने किन्मो पर जंप लगा दी। हालांकि किन्मो उसके अटैक को डॉज करके साइड में हट चुका था। अब यहाँ पर किन्मो उसका हेड ऑन मुकाबला नहीं करता, क्योंकि उसका तो कुछ और ही प्लान था। वहीं पर डैनबा के वेपन से रिलीज होने वाली इवल पावर बड़ी तेजी से किन्मो का पीछा करने लगी। यहाँ पर किन्मो अपनी हेवनली आई का यूज करते हुए इस पैलेस को एक्सप्लोर करने लगा। वहीं पर डैनबा भी उसका पीछा कर रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं कि किन्मो के दिमाग में आखिर चल क्या रहा, इसलिए वो बंदा अपनी इवल स्पिरिट्स को किन्मो के पीछे लगा चुका। मगर किन्मो अपनी तेज रफ्तार के साथ बड़ी आसानी से उन्हें चकमा दे रहा था। साथ ही मौका मिलने पर किन्मो ने अपना मैप भी चेक कर लिया, मगर तब तक डैनबा उसके काफी करीब पहुंच चुका था। तो किन्मो ने दोबारा से भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर डैनबा अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा किन्मो को मारने के लिए कितना ज्यादा बेताब है। और वहीं पर किन्मो को भी उसे भगाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उनका ये चूहे बिल्ली वाला खेल काफी देर तक चलता रहा, मगर उसी वक्त डैनबा ने किन्मो पर एक क्लोज अटैक कर दिया, जिसमें किन्मो बाल बाल बच गया था। यहाँ पर डैनबा जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि बच्चे तू यूँ समझ ले कि थोड़ी देर में तू मारा जाएगा। तूने हमारा काफी बड़ा नुकसान किया है, तो इसकी भरपाई भी तुझे करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर डैनबा ने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उस जगह पर एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि एक सेकंड के लिए पूरा गोल्डन पैलेस शेक हो जाता है। काफी देर तक वहाँ पर खामोशी छाई हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुकाबले में जीत किसकी हुई। और फाइनली डैनबा सबके सामने आकर किन्मो का कटा हुआ सिर सबको दिखा देता है। किन्मो को मरा हुआ देखकर तो उसकी साथियों को बहुत बड़ा झटका लग गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किन्मो आखिर इस बंदे के हाथों मारा कैसे गया। वहीं पर शेमांस की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो सभी लोग डैनबा को चीयर्स करने लगे। साथ ही साथ वहाँ मौजूद चारों शेमान किंग्स भी उसकी तारीफें कर रहे थे। वो कहते हैं कि डैनबा जितना शांत है उतना ही ज्यादा रूथलेस। ये तो हमारे गोल्डन पैलेस का असली टैलेंट निकला। इधर यूजी को ये सदमा हैंडल नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसे अचानक से चक्कर आने लगे। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि किन्मो का अंत इस तरह से होगा। वहीं पर हुलिंग भी काफी ज्यादा रोते हुए कह रही थी कि मेरे सीनियर ऐसे हार नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे सीनियर का सिर होगा। तभी ग्रीनॉक्स उसे समझाने लगा कि हुलिंग तुम शांत रहो, सच्चाई बदलने नहीं वाली। इधर यूजी को किन्मो के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लगे, और फिर वही यादें उसकी आंखों से आंसू बनकर बरसने लगी। इधर शेमान कह रहे थे कि वो लड़का जिंदगी डिजर्व नहीं करता था, इसलिए तो इतनी बुरी मौत मारा गया। अगर हम पहले ही डैनबा को भेजते तो शायद हमारे कई सारे शेमान्स की जान बच जाती। और उसी वक्त यूजी ने गुस्से में आकर अपना हैमर उठा लिया। उसने ऐलान किया कि अब किन्मो के बाद मैं तुम्हारे गेट को ब्लॉक करूंगी। उसके हैमर से काफी तेज अजुर थंडर रिलीज हो रही थी, और उसका ये जज्बा देखकर शेमान किंग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कह रहे थे कि छोटी बच्ची भला हमारा क्या ही उखाड़ लेगी, इसे खत्म होने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, तो क्यों ना हम शेमान लॉर्ड के पास चले जाएं। बाकी के हमारे डिसाइपल यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि मैं तो स्नो माउंटेन पर चल रही जंग को देखने के लिए बेताब हूँ। वहाँ पर हमारे शेमान लॉर्ड ने उस बाशान को काफी तगड़ी टक्कर दी होगी, जिसके बाद हमें स्नो माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर बाशान ने अपनी सेलेस्टियल ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए शेमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उतने में वो शेमान किंग वहाँ आकर अपने लॉर्ड को खबर देता है कि गेट को ब्लॉक करने वाला चरवाहा मर चुका है। हमारे डैनबा ने उसका काम तमाम कर दिया। जो सुनकर ही बाशान थोड़ी सी शॉक हो गए, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये किन्मो की कोई चाल होगी। इधर शेमान लॉर्ड उनसे कह रहा था कि वॉर खान तेरा अंत भी नजदीक है। वहीं पर शेमन किंग नोटिस करते हैं कि डैनबा मुकाबला जीतने के बाद भी उनके पास वापस नहीं आ रहा, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि किन्मो को मारते वक्त वो भी बुरी तरह से घायल हुआ होगा। वैसे भी डैनबा काफी ज्यादा कॉशियस रहता, अगर उसे चोट लगी तो सबसे पहले उसकी हीलिंग पर ही ध्यान देता है, और उसकी यही बात सभी शेमान्स को पसंद आती थी। इधर डैनबा किन्मो का सिर लेकर गोल्डन पैलेस के एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच गया। यही वो जगह थी जहाँ पर गोल्डन पैलेस का सारा ट्रेजर छुपा के रखा जाता है। वहाँ का गार्डियन शेमान उससे कहने लगा कि यहाँ आना अलाउड नहीं, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डैनबा तुरंत ही उसे किन्मो की कटी हुई गर्दन दिखाकर कहने लगा कि मैंने इस यांगकांग के चूहे का खात्मा कर दिया। इसने हमारे गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक किया था। हमारे न जाने कितने ही सारे लोग इसके हाथों मारे गए, इसलिए मैंने इसका खात्मा कर दिया। और फिर इसके मरने के बाद इसकी सोड को भी क्लेम किया। लेकिन
लेकिन मैं इस तलवार को अपने पास नहीं रख सकता। मैं इसे शेमन लॉर्ड के सामने पेश करने वाला हूँ। तो गार्डियन शेमान उस सोर्ड को चेक करता है। वो कह रहा था, वाह, ये तो एक डिवाइन वेपन है। इनफैक्ट हमारे गोल्डन पैलेस में भी ऐसी रेयर चीज नहीं मिलेगी। डैनबा, तुमने तो वाकई ग्रेटनेस को अचीव करके इतना प्रेशियस गिफ्ट क्लेम किया। तुम्हारे इस महान कारनामे को देखकर हमारे शेमान लॉर्ड तुम्हें दिल खोल के रिवॉर्ड देंगे। और उतने में डैनबा उनसे कहने लगा कि बड़े भाई, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? एक्चुअली मैं इस ट्रेजर वॉल्ट को देखना चाहता हूँ। अगर मुझे पहले ही पता रहा कि अंदर कौन से ट्रेजर्स है, तो जब शेमन लॉर्ड मुझे रिवॉर्ड देंगे तब मैं उन्हें अपनी पसंद का ट्रेजर मांग सकता हूँ। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे लॉर्ड मुझे मना करेंगे। इधर वो गार्डियन डैनबा को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और फाइनली उसने डैनबा की बात मान ली। यहाँ पर उसने अपने ग्रैंड प्रिमोर्डियम ओरिजिन क्यूब को स्पिन करना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही सामने मौजूद डोर ग्लो करने लगता है। मगर वो दरवाजा ओपन करने से पहले ही वो बंदा डैनबा से कह रहा था कि एक बात याद रखो, तुम बस यहाँ के ट्रेजर को ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अगर तुमने शेमान लॉर्ड सील को ट्रिगर किया तो इसके अंदर मौजूद इवल स्पिरिट आजाद हो जाएंगे और जो भी लोग उस वक्त ट्रेजर वॉल्ट्स में होंगे वो बड़ी भयानक तरीके से मारे जाएंगे। यहाँ पर हमें वो इवल स्पिरिट भी दिखाए जाते हैं जो कि उस सील से बाहर आने के लिए बेताब थे। और अब उस दरवाजे पर कई सारी एंशिएंट रून्स अपीयर होकर आपस में इंटरचेंज होने लगी। इधर डैनबा इस काउंटिंग को याद रख रहा था। हर एक लेटर और हर एक रून्स का सीक्वेंस उसने अपने माइंड में स्टोर कर लिया और फाइनली वो डोर ओपन हो जाता है। इधर किन्मो ने अपनी आंखें खोल दी। वो तो ट्रेजर वॉल्ट्स को देखने के लिए बेताब था। जिसके बाद ये लोग उस चेम्बर में एंटर करते हैं। यहाँ की हर एक चीज को हाइड करके रखा गया था। जैसे वो प्रिमोर्डियम ओरिजिन क्यूब वहाँ से गुजरता, बस उतनी ही देर के लिए ट्रेजर अपीयर होता। इधर वो गार्डियन डैनबा से कहने लगा कि तुम्हारी अचीवमेंट से तो मुझे जलन हो रही, हमारे शेमान लॉर्ड तो तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड देंगे। जिस पर डैनबा बता रहा था कि मेरे पास इस सोर्ड के अलावा यांगकांग का एक और ट्रेजर है, मेरे ख्याल से वो इनका सेक्रेड एलिक्सर होगा। भाई, मैंने बस उसकी हल्की सी खुशबू क्या ली, मुझे ऐसा लगा कि मेरी एनर्जी रिप्लेनिश हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं कोई गॉड बन गया। अब डैनबा को इस तरह से खुश होता हुआ देखकर उस बंदे के दिल में भी लालच आ जाता है। वो कह रहा था, डैनबा देख, तुझे भी पता है कि इस जगह पर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, मगर फिर भी मैं इतनी बड़ी रिस्क उठाकर तुझे यहाँ ले आया। क्या तुझे नहीं लगता कि तूने भी अपने बड़े भाई के लिए कुछ करना चाहिए? मगर डैनबा तो उसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था कि मानो उस बंदे ने डैनबा से उसकी किडनी मांग ली। उसकी शक्ल देखकर ही वो बंदा समझ गया कि डैनबा ऐसे तो एलिक्सर उसके हवाले नहीं करने वाला। इसलिए वो डैनबा से कहने लगा कि चल मैं तुझे बताता हूँ कि असली ट्रेजर कहाँ रखे गए हैं। उस ऊपर वाले सेक्शन में तुझे सारे पावरफुल ट्रेजर मिलेंगे। देख, मैंने तुझे कितनी सारी सीक्रेट इन्फो दी। अभी सुनकर डैनबा उस एलिक्सर की बोतल को निकाल लेता है, मगर अभी भी वो एलिक्सर उस बंदे के हवाले नहीं करना चाहता। हालांकि वो बंदा उस एलिक्सर की बोतल को तुरंत ही छीन लेता है। वो कह रहा था, डैनबा तेरे जितना कंजूस बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर वो तुरंत ही उस एलिक्सर की बोतल को ओपन करके उसे सूंघने लगा, जिससे तो उस बंदे को बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी। इधर डैनबा किन्मो के कटे हुए सिर को उस बंदे के काफी करीब ले जाता है और फिर किन्मो ने अचानक से उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया, जिससे तो वो बंदा पैनिक हो गया। वो डर के मारे कांप रहा था क्योंकि उसे पता चल गया कि ये डैनबा नहीं बल्कि उसका बाप किन्मो है। उतने में अचानक से डैनबा अपने सीने को चीरने लगा, जिसमें से किन्मो बाहर आते हुए इस बंदे को बताता है कि तुमने जिसकी खुशबू ली उसे हार्ट लॉस इंसेंस कहा जाता। और उतने में वो बंदा डर के मारे नीचे गिर गया। उसकी बॉडी नम होना शुरू हो गई थी। वेल, यहाँ पर किन्मो ने डैनबा को मार के उसकी बॉडी के कपड़े सिल दिए थे और फिर उसी का यूज करके वो ट्रेजर वॉल्ट में घुस गया। ये टेक्निक उसे ग्रैनी सी ने सिखाई हुई थी, जिसका किन्मो टाइम टू टाइम अच्छे से यूज करता है। यहाँ पर किन्मो ट्रेजर वॉल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर उसे डर था कि कहीं ये बंदा होश में ना आ जाए। इसलिए किन्मो उसके मुंह में अपने हार्ट लॉस इंसेंस की बोतल ठूस देता है। साथ ही किन्मो ने उस बंदे के हाथ से अपनी सोड भी छीन ली और फिर उसे मजे से वहीं पर घुमाता हुआ छोड़कर किन्मो प्रिमोर्डियम ओरिजिन क्यूब लेकर वहाँ से ट्रेजर हॉल की तरफ रवाना हो गया। ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी को ढूंढना ही उसका मकसद था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।